हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 6 के में स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर टॉपिक तक क्लियर कर लिए थे। उससे आगे का जो टॉपिक है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य की गणना कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी भी संपीड़न मेंबर की सामर्थ्य की गणना इसलिए करते हैं कि अगर उस कंप्रेशन मेंबर पे जो भी लोड आता है उस लोड को वो कंप्रेशन मेंबर वियर कर ले रहा है या वहन कर ले रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये जानने के लिए हम किसी भी संपीड़न उपांग की सामर्थ्य की गणना करते हैं। मान लीजिए कोई संपीड़न उपांग है, अगर उस उपांग पे 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, अगर वो मेंबर 100 किलो न्यूटन के लोड को वियर कर ले रहा है तब तो वो मेंबर सेफ है। अगर वो नहीं वियर कर पा रहा है तो वो सेफ नहीं है, वो फेल कर जाएगा। इसीलिए किसी भी मेंबर की सामर्थ्य उस पर आने वाले भार से अधिक होनी चाहिए, तभी वह मेंबर उस लोड को या उस भार को वियर कर सकता है। तो आइए कैसे सामर्थ्य की आप गणना करेंगे उसको जानने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप उस मेंबर की इफ़ेक्टिव लेंथ या प्रभावी लंबाई की गणना करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स में आप उस मेंबर के प्रभावी लंबाई की गणना करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो सिरा स्थितियों के आधार पे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि असतत अवयव या सतत अवयव के लिए अगर कोणीय खंड को, एक कोणीय खंड को या डबल कोणीय खंड को गसेट प्लेट के साथ जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए एक रिवेट या एक से अधिक रिवेट का यूज करेंगे। तो उस केस में प्रभावी लंबाई क्या होगी वो मैंने आपको बताया है। तो उसी के आधार पे आप प्रभावी लंबाई की गणना कर लेंगे। अब प्रभावी लंबाई की जब गणना कर लेंगे तो दूसरे स्टेप्स में आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? तो जो भी प्रॉब्लम्स देगा, जो भी मेंबर की बात करेगा, उस मेंबर की वैल्यू, किसकी वैल्यू? एरिया की वैल्यू आपको टेबल में दिया रहेगा। तो टेबल में, स्टील टेबल में से आप क्या करेंगे, उस सेक्शन के लिए क्या एरिया का मान है वो मान आप नोट कर लेंगे। जब एरिया का मान नोट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकालेंगे। और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो आर मिनिमम बराबर रूट में आई मिनिमम बाई ए से निकालेंगे। आर मिनिमम क्या है? न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या है। और आई मिनिमम क्या है? न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण है। तो जिस एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे जड़त्व आघूर्ण का मान न्यूनतम होगा वो उसे ही हम न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण कहेंगे और वो आई मिनिमम के बराबर होगा। इस तरह से आई मिनिमम के वैल्यू को पुट करके आप क्या करेंगे, एरिया से भाग करके और उसका रूट निकाल के आप डायरेक्टली आर मिनिमम की क्या वैल्यू होगी या क्या मान होगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप आर मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे तो आर मिनिमम के बाद आप तन्यता अनुपात यानी सिलेंडरनेस रेशियो ज्ञात करेंगे। तो सिलेंडरनेस रेशियो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा बराबर, यानी लेमडा किससे डिनोट करते हैं? लेमडा को, तो तन्यता अनुपात को लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा बराबर प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होता है। और प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का मान अभी ऊपर कैसे बताया है निकालना, वैसे निकाल के आप क्या करेंगे, लेमडा का मान फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस लेमडा के मान के आधार पे आप टेबल से अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल यानी सिग्मा एसी की वैल्यू आप इंटरपोलेशन के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। अब इंटरपोलेशन के द्वारा कैसे फाइंड आउट करेंगे तो अभी हम आपको आगे प्रॉब्लम में बताएंगे कि आप कैसे लेमडा के मान के आधार पे आप सिग्मा एसी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जब सिग्मा एसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उसमें जब आप एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें जब आप
एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या सामर्थ्य होगा उस मेंबर की, वो आपका गणना या वो सामर्थ्य आपका निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम क्या दिया है कि एक असतत कोणीय खंड है, एक असतत कोणीय खंड है और उस कोणीय खंड का जो साइज दिया वो दिया है ISA 100 गुणे 75 गुणे 8 mm, यानी 100 गुणे 75 गुणे 8 mm का एक कोणीय खंड है और इस कोणीय खंड को हम 100 mm मोटी गसेट प्लेट से हम इसको लंबी टांग के द्वारा जोड़े गए हैं, यानी 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर मोटी गसेट प्लेट के साथ 100 गुणे 75 गुणे 8 mm के कोणीय खंड को जोड़े हैं और जोड़ने के लिए हम लंबी टांग यानी 100 और 75 जो है वो उसके कोणीय टांग की लंबाई है, तो 100 चूंकि बड़ा है यानी इसलिए इसका लंबी टांग का मान जो होगा 100 होगा, यानी लंबी टांग को हम क्या किए गसेट प्लेट के साथ यूज किए हैं, संबद्ध किए हैं, जोड़े हैं। और इसकी जो लंबाई है इस उपांग की वो दिया है 2.5 मीटर और पूछ रहा है कि उपांग की सामर्थ्य ज्ञात करिए या क्या उपांग की सामर्थ्य होगी। इस्पात का जो यील्ड स्ट्रेस है यानी इस्पात का पराभव प्रतिबल का जो मान है स्टील का वो दिया है Fy बराबर दिया है 250 न्यूटन प्रति mm² दिया है। पूछ रहा है कि प्रत्येक सिरे पर एक एक रिवेट लगाओ और फिर दिया है सेकंड कंडीशन प्रत्येक सिरे पर दो दो रिवेट लगाओ, यानी जब प्रत्येक सिरे पर एक एक रिवेट लगाओ तब क्या उस उपांग की सामर्थ्य होगी, जब प्रत्येक सिरे पर दो दो रिवेट लगाए तब उसकी सामर्थ्य क्या होगी, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब प्रत्येक सिरे पर एक रिवेट लगा हो तो उस केस के लिए पहले हम सामर्थ्य की गणना कर लेंगे। गणना करने से पहले जो भी सेक्शन दिया है या जो भी कोणीय खंड दिया है या जो भी बीम दिया है, कुछ भी दिया हो प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले आप स्टील टेबल से उस सेक्शन का उस खंड का टेबल से जो भी गुणधर्म होगा जो भी प्रॉपर्टी होगी वो हम नोट कर लेंगे। प्रॉपर्टी क्या क्या नोट करेंगे, तो अगर कोणीय खंड की बात करेगा तो कोणीय खंड के लिए हम एरिया नोट कर लेंगे, उसके बाद न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या क्या होगी वो नोट कर लेंगे। अगर न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आप चाहते हैं नहीं नोट करना तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एरिया नोट कर लिया है टेबल से, तो आया है 1336 mm² और RBB जिसे हम न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं इसका मान है 15.9। हम आपको बता दें कि जब एक कोणीय खंड को गसेट प्लेट के साथ जोड़ते हैं तो उस केस में R मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली टेबल से देख के नोट कर लेते हैं। अब R मिनिमम किसके बराबर होगा, तो जब आप टेबल में जाएंगे तो टेबल में जब देखेंगे तो लिस्ट ऑफ रेडियस ऑफ gyration में यानी न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या में 3 कॉलम बने होंगे, 3 वैल्यू दिया होगा। क्या क्या दिया होगा, RXX दिया होगा, RYY दिया होगा और RBB दिया होगा। तीनों मानों में जो सबसे जिसका कम मान होगा वही आपकी R मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम ISA 100 गुणे 75 गुणे 8 mm के कोणीय खंड में देखे हैं तो उसमें RBB का मान 15.9 mm दिया है, इसलिए जो हमारी R मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15.9 mm। अब जब प्रत्येक सिरे पर एक रिवेट लगा होगा तो उस केस में जो प्रभावी लंबाई होगी स्मॉल l वो कैपिटल L के बराबर होगी और कैपिटल L का मान क्वेश्चन में दिया है 2.5 मीटर है। इसको जब mm में कन्वर्ट करेंगे तो 2500 mm हो जाएगा। और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या हम टेबल से देख के नोट कर लिए, कितना आया है, R मिनिमम बराबर RBB बराबर 15.9 mm। अब निकालेंगे तनुता अनुपात। अब तनुता अनुपात कैसे निकालेंगे, तो तनुता अनुपात लैम्डा बराबर होता है L/R मिनिमम, L/R मिनिमम। अब दोनों वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, उसको पुट करेंगे तो लैम्डा का मान आया है 157.23 mm। अब हम इस मान के लिए हम टेबल से अनुगीय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल सिग्मा AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आप जब टेबल में देखेंगे तो टेबल में तनुता अनुपात का मान जो होगा वो 10-10 के अंतराल पे दिया रहेगा, जैसे 10 पे दिया रहेगा, 20 पे दिया रहेगा, 30 पे रहेगा, 40 पे रहेगा, 50 पे रहेगा। इस मान के आधार पे आपका सिग्मा AC का मान उसमें दिया होगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू 10 और 20 के बीच में आ गया या 20 और 30 के बीच में आ गया, मतलब उन दोनों वैल्यू के बीच में अगर आ गया
तो कैसे आप मान निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि लेमडा का जो मान आया है 157.23 आया है और हमको इस मान के लिए सिग्मा AC का मान निकालना है। तो मैंने बताया कि अभी आपको कि जो लेमडा का मान टेबल में दिया होगा वो 10-10 के अंतराल पे दिया होगा, यानी 150 पे 140 पे दिया होगा, फिर 150 पे दिया होगा, फिर 160 पे दिया होगा, फिर 170 पे दिया होगा। तो आप देख रहे हैं 157.23 के लिए आपका मान नहीं दिया है। तो 157.23 के लिए आप कैसे निकालेंगे, तो आप लेमडा की L/R का जो मान है, L/R के लिए जो मान है वो 150 के लिए दिया है, सिग्मा AC की वैल्यू 45, और L/R 160 के लिए सिग्मा AC की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 41। यानी तनुता अनुपात का मान यानी L/R के लिए जो 157.23 के लिए मान दिया है टेबल में, उसके लिए सिग्मा AC का मान दिया है 45। अब जब L/R का रेशियो 160 रहेगा तो उसके लिए मान दिया है सिग्मा AC का 41। तो कैसे हम निकालेंगे 157.23 के लिए सिग्मा AC का मान, तो आइए देखते हैं। यानी L/R 157.23 के लिए अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल सिग्मा AC बराबर हो जाएगा इन दोनों सिग्मा AC में जिसकी वैल्यू अधिक होगी। तो आप देख रहे हैं L/R 150 के लिए सिग्मा AC की वैल्यू जो दिया है वो 45 है और L/R 160 के लिए सिग्मा AC की वैल्यू 41 है। तो 41 और 45 में कौन अधिक है, तो 45। तो सबसे पहले लिख लेंगे 45 माइनस, फिर आप क्या करेंगे, दोनों सिग्मा AC मानों का डिफरेंस लेंगे, मीन्स 45 और 41 का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस जब लेंगे तो मीन्स 45 में से 41 घटाएंगे तो आएगा 4, तो माइनस हो गया 4 गुणे 157.23 के लिए जिसके लिए हमको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, दशमलव मान को आगे खसकाएंगे, यानी 157.23 में जब दशमलव को आगे खसकाएंगे तो आपका मान आएगा 15.723, 15.723। तो आप क्या करेंगे, दशमलव के आगे वाले मान को छोड़ देंगे और दशमलव के पीछे वाले मान को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो हमने कितना नोट किया, 0.723, और जो डिफरेंस निकाले उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका सिग्मा AC बराबर हो जाएगा 45 माइनस 4 गुणे 0.723। इसको जब हल करेंगे तो सिग्मा AC का जो मान आएगा वो 42.1 न्यूटन प्रति mm² आएगा। और किसके लिए आएगा, L/R 157.23 के लिए निकालेंगे। और एक कंडीशन है कि जब सिरों पर एक रिवेट लगा होता है तो उस केस में अनुज्ञेय अक्षीय जो संपीड़न प्रतिबल होता है वो 0.8 सिग्मा AC के बराबर होता है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको टेबल में बताया है। तो 0.8 का क्या करेंगे, सिग्मा AC का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मान आएगा अनुज्ञेय अक्षीय संपीड़न प्रतिबल का 33.68 न्यूटन प्रति mm²। और जब इस अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल में आप एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सामर्थ्य निकल जाएगा। तो हमारा सामर्थ्य है 44.996 किलो न्यूटन। अब सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में ये कहा है कि जब सिरों पर 2 या 2 से अधिक रिवेट लगे हों तो उस केस में इसकी क्या सामर्थ्य होगी, तो आइए देखते हैं। तो जब सिरों पर 2 या 2 से अधिक रिवेट लगता है तो उस केस में जो प्रभावी लंबाई होता है वो 0.85 कैपिटल L के बराबर होता है। तो कैपिटल L की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम प्रभावी लंबाई L निकाल लेंगे। अब न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का मान आप टेबल से नोट ही किए हैं, तो अब निकालेंगे फिर तन्यता अनुपात का मान, जो कि हम निकालें तो कितना आया है 133.65। अब इस 133.65 के लिए आप सिग्मा AC की वैल्यू निकालेंगे। तो सिग्मा AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो L/R का मान 130 के लिए दिया है सिग्मा AC का मान 57, और L/R 140 के लिए, यानी तन्यता अनुपात 130 के लिए सिग्मा AC का मान दिया है 57 और तन्यता अनुपात 140 के लिए सिग्मा AC का मान दिया 51। तो तन्यता अनुपात 133.65 के लिए सिग्मा AC का मान क्या होगा, तो ये बराबर हो जाएगा, दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है 51 और 57 में, तो 57 माइनस इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 57 माइनस 51, तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 57 माइनस 6 गुणे, और मैंने बोला आपको 133.65 में आप क्या करेंगे, दशमलव को एक अंक आगे खसका लेंगे तो कितना आएगा 13.365। तो दशमलव के आगे वाला छोड़ देंगे और इसके डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 57 में से जब 51 घटाएंगे तो आएगा 6, और 6 गुणे हो जाएगा आपका 0.365।
इस तरह से जब आप निकालेंगे तो आपका मान आएगा तन्यता अनुपात 133.65 के लिए सिग्मा एसी का जो मान आएगा वो आएगा 54.81 न्यूटन प्रति mm²। याद रखिए, जब दो या दो से अधिक रिवेट जब जोड़े जाएंगे तो उस केस के लिए अनुगेय अक्षीय जो संपीड़न प्रतिबल होता है वो सिग्मा एसी के बराबर होता है, और इस तरह से सिग्मा एसी कितना आ जाएगा 54.81 न्यूटन प्रति mm²। और जब इस मान में आप एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सामर्थ्य निकल जाएगा, और सामर्थ्य का मान है 73.226 किलो न्यूटन। इसके आगे के टॉपिक को हम लोग या इसके आगे के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।